अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक, तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए, हमारे PYQ इकोनॉमी के डिस्कशन में आपका फिर से स्वागत है। हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हम आंसर राइटिंग एकदम प्रैक्टिकल तरीके से कर रहे हैं। मैं एक तरफा ज्ञान की बौछार नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा मौका दे रहे हैं हमारे सेशंस में कि आप लगभग 2 मिनट का वक्त लें, आंसर लिखें और फिर मॉडल आंसर देखें। इस प्रकार से एक एक्चुअल लुक एंड फील आता है, बजाय कि सिर्फ आंसर कैसे लिखना है आप इस बात को सुन लें। इसीलिए आज मैंने यहाँ पर, हमारा तीसरा सेशन है, मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है PYQ आंसर राइटिंग इन टाइम लिमिट। हम मॉडल वही रखेंगे कि लगभग आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, आप उसमें आंसर लिख लीजिएगा और 2 मिनट बाद मैं वापस प्रकट हो जाऊँगा और आपको मॉडल आंसर बता दूँगा। हम अपनी आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि हमने यूनिट 1 इंडियन इकोनॉमी के 3 मार्कर्स लगभग ख़त्म कर 2 मार्कर्स लगभग ख़त्म कर लिए थे। आज के सेशन से हम 7 मार्कर और हुआ तो फिर 10 मार्कर की तरफ भी मूव करेंगे। तो आई होप आप तैयार हैं आगे लंबे आंसर लिखने के लिए। नाबार्ड, व्हाट इज़ नाबार्ड, हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर विलेजर्स। अब तक आपको थीम बनाते आ गई होगी कि कैसे थीम बनाना है। तो अगर थीम बनाते आ गया है तो फिर जानकारी डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग योर टाइम। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, क्योंकि अभी तक मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा था, लेकिन अब 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा है, 7 मार्कर है। तो 2 मिनट में आप आंसर लिखिएगा और फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। ओके, ठीक, आपका वक्त शुरू हो चुका है। रिवर्स घड़ी की टिक टिक चल रही है। कम कर। तीस सेकंड बाकी हैं आखिरी इस आंसर लिखने के जीवन के। उसके बाद इस जीवन में ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। ठीक, आपका टाइम होता है समाप्त। तो उम्मीद है आप एकदम एग्ज़ाम के माहौल जैसा टेंशन में आकर, स्ट्रेस में आकर, अंतिम कुछ सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा सब शब्द अपनी कॉपी में उंडेलने जैसी प्रक्रिया करे होंगे, ताकि क्लोज़र टू रियलिटी आपको एटमॉस्फेयर मिल पाए।
नाबार्ड क्या है, पूछा ही नाबार्ड क्या है, आपका इंट्रोडक्शन भी वही होना चाहिए कि नाबार्ड इज अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप नहीं लिख सकते। इट इज अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन established in 1982 under NABARD Act 1981 on the recommendations of Shivaraman Committee. ये नाबार्ड है, एक डीएफआई है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या जो उन्होंने पूछा उस क्या का ये बहुत महत्वपूर्ण जवाब है कि भाई ये डीएफआई है और कुछ नहीं। दूसरा, हाउ इट इज यूजफुल फॉर विलेजर्स। तो अगला सब हेड यूटिलिटी फॉर विलेजर्स। ऐसा नहीं लिख देना है कि उन्हें लोन देता है, बिल्कुल भी नहीं। रीफाइनेंस जो काम करता है, रीफाइनेंस का काम करता है, रीफाइनेंस टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू रूरल पॉपुलेशन। तो ऐसे बताना है कि ऐसे रूरल पॉपुलेशन को मदद करता है। अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि रीफाइनेंस करता है तो भी बात ठीक नहीं है, उसको इस बात से रिलेट करना पड़ेगा कि वो रीफाइनेंस फाइनेंस बन के ग्रामीण जनता तक जाता है। रीफाइनेंस इज for agri plus industrial activities provided in rural areas। ग्रामीण इलाकों में होनी चाहिए, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे खेती किसानी हो। तीसरी चीज, रेगुलेट्स आरआरबीज एंड rural cooperatives, that is helps transparency, faith, fairness in rural financial system। तो देखा मेरे सभी जवाब ना रूरल पॉपुलेशन के इर्द गिर्द है, सिर्फ ऐसे कोरे नाबार्ड के काम बता के खत्म नहीं कर रहा हूं। रिगार्डिंग फाइनेंशियल सिस्टम, हम इसको एक बार थोड़ा ठीक। provides long-term funds to state governments। किस बात के लिए? For rural development। तो ये कुल मिला के ऐसे नहीं, ये फंक्शन से लिखे हैं मैंने नाबार्ड के, लेकिन ऐसे नहीं लिखे हैं कि एग्जामिनर को लगे कि बस फंक्शन लिख के चला गया है। उसे ऐसा लगेगा कि इसने बताया है कि
ग्रामीणों के लिए ये क्या यूटिलिटी प्रदान करता है। तो बस लेखनी की थोड़ी सी कला है, बाकी फंक्शंस तो सभी को पता होते हैं नाबार्ड के। आखिरी में कंक्लूजन सा डाल दीजिएगा। कि गवर्नमेंट हैज ensured professional functioning of NABARD under NABARD Amendment Act 2019, रिमूविंग या टेकिंग ओवर, ऐसा लिखेंगे, टेकिंग ओवर ओनरशिप ऑफ आरबीआई टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस प्रकार से 3 खांचों में एक इंट्रोडक्शन का खांचा हो गया, सीधे जो पूछा था एक यूटिलिटी का खांचा हो गया, और एक कंक्लूजन का खांचा हो गया। यहां पर मैंने कंक्लूड कर दिया। ऊपर वाला इंट्रोडक्शन मैंने दे भी दिया और ये भी समझा दिया उसी इंट्रोडक्शन में कि भैया नाबार्ड ए है और जय का है, बॉडी बता दी हमने जो पूछा गया था। सो मज्जानी लाइफ, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद डिप्टी कलेक्टर। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। वही पद्धति का पालन करेंगे। 2 मिनट आपको दिए जाएंगे। आप आराम से तो नहीं कह सकता, पर आप जवाब लिखिएगा। What is the concept of ease of doing business? व्यवसाय करने में आसानी की अवधारणा क्या है? तो मैं आपके लिए वापस से टाइमर लॉन्च कर देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। 2 मिनट हैं आपके जीवन में। आपके जीवन का सबसे बेहतरीन आंसर लिखिएगा। मात्र 18 सेकंड बाकी हैं। 12, 3, 2 और ये हो गई समय समाप्ति की घोषणा।
ठीक है, उम्मीद है आपने अच्छा आंसर लिखा होगा। उसमें मैं थोड़ा बहुत सुधार कर देता हूँ आपने जो भी लिखा है। आपको शुरुआत करना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, कौन ऐसी व्याख्या करता है या किसने ऐसी व्याख्या करने की प्रथा शुरू करी थी। तो यू कैन राइट अबाउट सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आपका एक थीम हो जाएगा। तो EODB मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा आपको समझाने के लिए, आप नहीं करेंगे। वॉज एनुअल रिपोर्ट published by World Bank. Providing rankings on ease of doing business in a country. ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। आगे द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आर। ये बॉडी शुरू हो गई है। ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ease of getting a property registered, ease of paying taxes, ease of import and exports, extent of minority shareholder protection, ease of starting a business, ease of insolvency and bankruptcy proceedings. इतने तो कम से कम आपको लिखने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सवाल ये पूछा कि क्या कंसेप्ट क्या है उसका। दीज पैरामीटर, इसके बाद अगली थीम पे लिखेंगे अपन। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसपे एक देश को जांचा जाता है कि भाई कितना आसान है वहां पर व्यापार करना। ठीक, फिर आपको आगे लिखना चाहिए दीज पैरामीटर्स are rated based on time and money value. ये की पॉइंट होता है यहां पर। टुवर्ड्स कंक्लूजन आप लिखिएगा, सिंस 2014 India had shown
a great improvement. That is, from 142nd rank, a jump was made towards 63rd rank, depicting substantially better conditions for doing business in India. इंट्रोडक्शन हो गया था यहाँ, बॉडी हो गई थी यहाँ, और आखिरी में कंक्लूजन. ये आपका जवाब होना चाहिए था. उम्मीद है ऐसा ही आपका जवाब रहा होगा. आगे आते हैं. जस्ट मिनट, कहाँ गया अपना सवाल. अगला सवाल ले लेते हैं अपन, यही वाला. व्हाट आर द वेरियस, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर है, कंसिडर इट एज अ 10 from 10 marker perspective. What are the various subsidies provided for agriculture sector in India? Are these subsidies helpful in increasing the productivity of agriculture? Critically evaluate them. कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी सब्सिडीज़ हैं. 2 तो नहीं, 2.5 मिनट ले लीजिएगा आप इस पर. आइडियली तो आपको इस पर 5 मिनट देना चाहिए, लेकिन इतनी देर मैं खाली नहीं रह सकता. टाइम वैल्यू, तो आप 2.5 मिनट में आउटलाइन बनाने का प्रयास करिएगा, पर बनाना ज़रूर है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे सुनने बैठ जाएं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा. बेटर है फिर तो आप बाहर घूमाएं. आप पहले लिखेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, तभी आपको लाभ होगा. यूट्यूब पर कोई सिर्फ सुनने से आपको लाभ नहीं होगा. ठीक है, मैं आपको 2.5 मिनट दे रहा हूँ. इस आंसर को लिखना शुरू करिएगा. आखिरी के 20 सेकंड बाकी हैं.
आउटलाइन बना लीजिएगा। आउटलाइन से मेरा मतलब है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के की पॉइंट्स लिखना है, पूरी भाषा मत लिखिए। समय समाप्त हो चुका है, हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं। What are the various subsidies provided for agriculture sector in India? हमें एक इंट्रोडक्शन लगेगा। इंट्रोडक्शन इकॉनमी में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है वहाँ से होना चाहिए। तो और इसको आप एक थीम भी बना सकते हैं कि किसी भी सेक्टर पर अगर ऐसा सवाल आए तो उसकी इकॉनमी में कहाँ खड़ा है वो, वहाँ से आप आपका इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। जैसे इस केस में आप ये बताइए जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट में कितना है। तो आप यहाँ ऐसे शुरू कर सकते हैं। मैं पहले थीम लिख देता हूँ, फिर उसकी डिटेलिंग आप भर देना। तो प्लेस इन इकोनॉमी थीम हो सकती है। अब चाहे इंडस्ट्री पूछ ले, चाहे सर्विसेज पूछ ले, ये आपकी थीम हो गई। बस अब यहाँ आप शुरू कर सकते हैं कि भाई जीडीपी में तो 15% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन है कृषि का। आगे जो पूछा है सीधे हम उस पे आ जाएंगे। द वेरियस सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बॉडी पर आ जाएंगे सीधे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप उसे बांट सकते हैं। तो डायरेक्ट में तो एक ही प्रमुख है जो आपको डालनी है। क्या है वो, पहले डायरेक्ट को डिफाइन कर दीजिएगा। दो सब्सिडीज विच रीच द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज without involvement of any intermediary or reduction in prices of goods and services. Direct benefit transfers परिभाषित कर दीजिए उसे, फिर वहाँ पर सब्सिडी का नाम लिख दीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। एक लाइन में ही बताना है कि ₹6,000 एनुअली इज ट्रांसफर्ड indirect subsidy, the subsidy which reaches through reduced price of goods and services. ये बहुतेरे उदाहरण हैं। कुछ एक आप उदाहरण डाल दीजिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, सब्सिडाइज्ड यूरिया सीड्स, पेस्टिसाइड्स। ये कुछ इनडायरेक्ट सब्सिडी के उदाहरण। इसमें जो एक सबसे प्रमुख पहलू होगा वो होगा एमएसपी। तो आप आगे लिखिएगा, अनदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट सब्सिडीज इज परचेस ऑफ फूड आइटम्स, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, कॉटन भी खरीदते हैं ना,
at predetermined price irrespective of market conditions. ये सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है सरकार की सब्सिडी का। और किस लिए दिया जा रहा है ये भी कर सकते हैं आप, टू मेंटेन बफर स्टॉक एंड प्रोवाइड supplies to PDS, कुछ इस प्रकार। आप बजट 2025 का भी आंकड़ा लिख सकते हैं। एज पर बजट 2025 about 2.06 lakh crore rupees is to be provided as food subsidy. एक और सब्सिडी के बारे में लिखिएगा, उसे एलॉबरेट, जैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर एक सबहेड एमएसपी का भी होना चाहिए। हाँ, जैसे एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन भी आपको मेंशन करना है। जो किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% का ब्याज मिलता है, वो भी एक प्रकार की इनडायरेक्ट सब्सिडी ही है। लगभग 27,000 करोड़ रुपया उस पर केंद्र सरकार खर्च कर रही है। तो ये आपका कुछ पहला पार्ट हो गया, व्हाट आर द वेरियस सब्सिडीज। दूसरा पार्ट है, अब क्योंकि बड़ा आंसर है ना, दूसरा पार्ट है कि उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि वो फायदा भी दे रही है या नहीं दे रही है। तो पैरा चेंज करके लिखिएगा कि द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दीज सब्सिडीज। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है इन सब्सिडीज का प्रोडक्टिविटी पर, वो डाल देना है आपको। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको एलॉबरेट कर दीजिएगा कि इसने गेहूं और चावल की प्रोडक्टिविटी, व्हीट और राइस की प्रोडक्टिविटी लगभग डबल कर दी है। और इसका कारण यही है कि एमएसपी जैसी सब्सिडीज, फर्टिलाइजर जैसी सब्सिडीज के कारण किसान इस प्रकार की फसल को सो करने में सक्षम हो पाए हैं। दस साल में ही ऐसा हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के कि इनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई थी। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालिएगा कि सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हम अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, कम से कम अनाज में। तीसरा पॉइंट आप ये डालिएगा कि पल्सेस के मामले में कमाल हो गया है। पल्सेस में आमतौर पर
हम साल में 23 मिलियन टन की डिमांड करते हैं, लेकिन 5 साल पहले तक हम लगभग 15 मिलियन टन ही प्रोडक्शन करते थे। लेकिन इन सब इंसेंटिव्स के कारण, इन सब सब्सिडीज के कारण हम इस गैप को भरने में लगभग कामयाब हो रहे हैं। 23 मिलियन टन की डिमांड और लगभग 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन होने वाला है इस साल। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो ये भी बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। आगे 2-3 लाइन में नेगेटिव इम्पैक्ट भी, क्योंकि बड़ा सवाल है वापस से बोल रहा हूं, तो आसानी से आप लिख सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कुछ इलाकों के लिए सब्सिडी ने बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करा है। पंजाब, हरियाणा, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस हैज डिक्लाइंड। क्यों? ड्यू टू फॉल्टी एग्रोक्लाइमेटिक चॉइसेस। और ऐसा जहां भी हुआ है, लोगों ने कई फॉल्टी एग्रोक्लाइमेटिक चॉइसेस अपना ली। इससे सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल भी हुआ है। यहीं पर कर देता हूं मैं। फॉलिंग ग्राउंड वाटर टेबल, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के कारण। एक्सेट्रा। तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़े हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आखिरी में आपको एक छोटा सा कंक्लूजन डाल देना है कि डूइंग, इवन WTO recognizes that doing away with agricultural subsidies is not feasible. Hence, to the extent possible, India should reduce its trade distorting subsidies like in amber box and focus on more efficient subsidies like direct transfers which are kept in green box. तो एक और पहलू, एक और डायमेंशन पे आप खत्म करेंगे। मैं तो शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, मैं पूरा बोल चुका हूं। एम्बर से ग्रीन पर हमें जाना चाहिए। उम्मीद है आप ये बड़ा सा आंसर समझ पाए होंगे कि इसे कैसे लिखना चाहिए था। आगे आते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा आप लिख सकते हैं, आपकी पूरी इंजेन्यूटी पर है। खुला मैदान है। मेंशन द करंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। 2.5 मिनट ले लीजिएगा और आराम से इसे पूरा करिएगा। मैं टाइमर सेट कर देता हूँ आपके लिए। आपका वक्त शुरू होता है अब।
लगभग 40 सेकंड बाकी हैं अब, उसके बाद हम आंसर डिस्कस कर लेंगे। Seven, 6, 5, 4, 3, 2, and here I am. This is me. ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, आप लिख सकते हैं द current trends in Indian economy are influenced by both domestic as well as international factors like geopolitics। बस फिर एक के नीचे एक आपको फैक्टर्स शुरू कर देने चाहिए। जियोपॉलिटिक्स लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी आप कर सकते हैं। दीज ट्रेंड्स आर डिस्कसेबल, कारण नहीं डिस्कस कर देना है, एक अलग डायमेंशन में भाई इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब सीधे जो पूछा है उस पर आप आ जाइए। जीडीपी, तो एक एक मैक्रो पैरामीटर उठा लीजिए और उस पर बात कर लीजिए आप। तो आप लिखिएगा, जस्ट द ईयर आफ्टर कोविड इंडियाज जीडीपी had shown a V-shaped recovery, though recently moderation in rise is being observed as the last quarter GDP was barely about 5.5%। ये ट्रेंड हो गया। ये करंट ट्रेंड हो गया। इन्फ्लेशन पे बात कर लीजिएगा। द पुश फैक्टर ऑफ ऑयल प्राइसेस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर dominated inflation from 2022 to till 2024, though recently
इट हैज़ बिगिन टू मॉडरेट, अब मध्यम होने लगा है। तो ये भी एक ट्रेंड आप डाल दीजिएगा। जीडीपी पे बता दिया, इन्फ्लेशन पे बता दिया, करंट अकाउंट पे बात कर लीजिएगा। The moderating oil prices has substantially reduced current account deficit for India, though the rising gold import are a cause of concern। ये बिल्कुल आजकल की स्थिति, ऐसे जो recent trends हमें नजर आ रहे हैं। low current account deficit, but rising gold imports cause of concern। ये बात हो गई। फिस्कल डेफिसिट पे कर लीजिएगा अगला। आप ट्रेंड बना सकते हैं कि 2020 में लगभग 9.5% का फिस्कल डेफिसिट था, जो बढ़िया काम करते हुए केंद्र सरकार ने 2025 में 25-26 में 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो ये आप एक ट्रेंड बता देंगे कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। ये आपको शब्दों में लिखना है, और अगर शब्दों में ना लिखें तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, क्योंकि बाकी फैक्टर्स तो आप शब्दों में लिख ही रहे हैं। आप एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो या ऐसा एक हेड बना लीजिएगा, लेबर की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ अच्छे वर्ड्स पता हैं इकोनॉमी में लेबर से संबंधित, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इस पे आपको लिखना चाहिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इंडिया हैज अबाउट 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट in 2023-24, though female labor force participation rate has increased from barely 22% in 2020 to 41% in 2023-24. Still, it is way below that of China, USA at 60%. ये एक ट्रेंड हो जाएगा लेबर में। एक तो आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे लिख दिया, एक और ट्रेंड आप लेबर पे लिख दीजिएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर। For 2023-24, the unemployment rate as per periodic labor force survey is round about 3.4%. ब्याज की दरों पे लिख दीजिएगा रेपो रेट पर कि आफ्टर about 4 years RBI, considering the lower levels of inflation, reducing GDP, has decided recently to reduce repo rates.
4 साल बाद लगभग ब्याज की दरों को घटाया। कंक्लूजन वापस से आप बदलती परिस्थितियों पर डालिएगा। द ट्रेंड्स माइट टेक अ सडन टर्न, स्पेशली द अनसर्टेनिटी अराइजिंग आउट ऑफ द चेंज इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक स्टैंस ऑफ US, like that of increasing tariffs the world over. तो ये इस पर बढ़िया सा एक जवाब हो जाता। ठीक, लगभग 3 पेज में मैंने लिखा है। अगला सवाल रहता है, write the various methods of calculating national income and mention the method by which national income is calculated in India. थोड़ा टफ है पर करिए आप लोग, हम करेंगे इसे डिस्कस। आपका 2.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। तीस सेकंड बाकी हैं आखिरी। और ये हो रही है समय समाप्ति की घोषणा। चलिए हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका हो सकता है, नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स बेस्ड ऑन टेरिटरी और नेशनैलिटी।
और nationality, like through GDP for the former or through GNP for the latter। ये आपका बढ़िया इंट्रोडक्शन हो जाता है। What are the various methods for calculating? वेरियस पैरामीटर्स नहीं, मेथड पूछा है। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। कैसे कर सकते हैं तो लिखिएगा, द वेरियस मेथड्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। क्या है वेरियस मेथड? पहली द प्रोडक्शन मेथड कह लीजिए या वैल्यू एडिशन मेथड कह लीजिए। दिस इज द ऑफिशियल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसकी स्टेप्स लिख दीजिएगा, कैसे कैलकुलेट होता है। स्टेप्स 1 2 3, एड ऑल द बिल्स जनरेटेड इन द इकोनॉमी। सभी बिल्स को आप जनरेट कर दी, जनरेट क्या, जो बिल जनरेट हुए उसको आप ऐड कर दीजिए। बिल नहीं जनरेट करना है, फर्जी बिल नहीं जनरेट करना है, ठीक है। तो ऐड ऑल द बिल्स, दूसरा सब्ट्रैक्ट द इंटरमीडिएट बिल्स। अंतिम वस्तु को छोड़कर, अंतिम वस्तु के बिल को छोड़कर जो भी इंटरमीडिएट वस्तु का बिल है उसको माइनस करते चले जाओ। जो कीमत आएगी वो होगा जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़िएगा और सब्सिडीज माइनस करिएगा। लेकिन ऐसे जीडीपी नहीं निकालते हम। टू अराइव, क्योंकि जीडीपी निकालने का तरीका मार्केट प्राइस है। टू अराइव एट जीडीपी एड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड subtract subsidies from फैक्टर कॉस्ट, तो आपको मार्केट प्राइस पर जीडीपी आ जाएगी। लेकिन ये भी ऑफिशियल जीडीपी नहीं होती। द जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस सो अराइव्ड needs to be adjusted with base year prices, leading to GDP at
कांस्टेंट मार्केट प्राइस। देखा इसको इसलिए लिखा क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन 5 लाइन में लिखते आना चाहिए। यहाँ पे आप बोलोगे 5 तो नहीं है सर, बोर्ड है ना, किताब पर मैं 5 लाइन में ही लिखूंगा ऐसे, ठीक। तो ये पहला तरीका था, बाकी सब तरीके पर मैं नहीं लिख रहा। ये पहला तरीका हो गया कि भाई प्रोडक्शन मेथड से कैसे करोगे। दूसरा तरीका मैं सिर्फ नंबरिंग कर देता हूँ, आप आगे कहानी को जारी रखना। एक्सपेंडिचर मेथड कर देना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और तीसरा इनकम मेथड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी, उसके बाद उसको मार्केट प्राइस पर वैसे ही बदल देना जैसे मैंने बदला अभी। कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि द ऑफिशियल मेथड इज वैल्यू एडिशन मेथड। In an ideal world, even by expenditure and income methods, the value should be same as value addition method. But if any discrepancy arrives in the real world, the calculations arrived through expenditure and income method are considered error and omissions. And the official method is considered the value addition method. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये आंसर राइटिंग लाभ दे रही होगी। हम अगले सेशन में एक बार और मिलेंगे और इस बार हम 3 मार्कर्स पे बात करेंगे, लार्जली रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी मैटर्स, और उसके आगे भी हम जा सकते हैं। पर यहाँ पर एक यूनिट 1 की लार्जली आंसर राइटिंग को हम हॉल्ट देंगे और अगले सेशन में जब मैं आपसे मिलूंगा इसी प्रकार से टाइमर वाली आंसर राइटिंग करेंगे और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन मुद्दों पर करेंगे हम लार्जली। धन्यवाद आपका। अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100K सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक, तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं।